चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 19 देखें, जिसका नाम है महाकवि कालिदास, जिनके लेखक हैं नरपत बारहट। महाकवि कालिदास, कालिदास का नाम तो आप सबने सुना होगा ना। कालिदास वो हमारे भारत के संस्कृत के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, महाकवि उन्हें कहते हैं, बराबर ना। संस्कृत के सबसे बड़े कवि के कालिदास वो ऐसे थे कि जिनकी जो कविताएं, जो प्लेज, जो नाटक हम लोग कहते हैं ना, स्टेज पर जो प्ले किए जाते हैं, जो उनकी पोयम्स और जो प्ले लिखे गए थे, जो स्टोरीज लिखी गई थी, वो आज तक स्कूल में पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है। इवन कि स्टेज पे आज भी उनके जो है वो प्लेज होते हैं। तो इतने महान कवि थे, इतने ग्रेट उन्होंने जो है वो कविताएं लिखी थी और नाटक लिखे थे। लेकिन वो कालिदास रियल में कौन थे, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है। कालिदास ने इतनी सारी कविताएं, इतने सारे नाटक लिखे थे, लेकिन उन्होंने खुद अपने बारे में कभी कुछ भी नहीं लिखा था। और कालिदास का टाइमिंग इतना पहले का था, अप्रोक्सीमेट ऐसा मानते हैं, कुछ अंदाजा ऐसा लगाते हैं कि कालिदास का बर्थ जो है वो 365 एडी में हुआ था। 365, आज कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है, बरोबर ना। मतलब कुछ अप्रोक्सीमेट जो है वो कुछ 1700 साल पहले, 1700 साल पहले जो है वो ये कवि कालिदास थे। तो इतने सालों पहले की कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन आज तक नहीं है कालिदास के बारे में। भाई कालिदास, उनके बारे में अलग अलग जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। कि जैसे कि एक कवि बाण थे, कवि बाण दूसरे एक बहुत बड़े संस्कृत के कवि थे। उस कवि बाण ने जो है वो अपनी पोयम में कालिदास की इन्फॉर्मेशन रखी थी, मतलब कालिदास के बारे में लिखा था कुछ। तो इसका मतलब ये तो बात क्लियर है कि कालिदास कवि बाण से भी पहले थे, बरोबर ना। कवि बाण से भी पहले पैदा हुए थे, तभी तो कवि बाण ने कालिदास के बारे में लिखा था ना, बरोबर ना। ऐसे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी। यहाँ दूसरा कि कवि कालिदास ने कितनी बार अपनी स्टोरीज में विक्रम करके कुछ नेम डिस्क्राइब किए हैं, बहुत बार विक्रम। अब ये कौन विक्रम वो क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भाई इसमें राजा विक्रमादित्य के बारे में है, बरोबर ना। क्योंकि उनकी जो कहानियां भी थी ना, वो ऑलमोस्ट राजा विक्रमादित्य और उनके आसपास की टाइमिंग की ही थी। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि भाई कालिदास वो राजा विक्रमादित्य और राजा भोज उस टाइमिंग के थे ये, बरोबर। और उनकी जो कहानियां थी, उनकी जो पोयम थी, उसकी तो फिर बात ही क्या कहना। आप लोगों को भी लिटरली हम लोग कहते हैं कि आज तो बताए, वो तो उन्होंने संस्कृत में लिखी थी उनकी पोयम्स, कालिदास ने, है ना। उनकी पोयम, उनके प्ले, उनके जो है वो नाटक जो उन्होंने लिखे थे, स्टोरीज लिखी थी, वो सब संस्कृत में थी। लेकिन आज आज प्रेजेंट टाइम में तो वो हर लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन है। आपको हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, हर लैंग्वेज में उनकी कविताएं, उनके प्लेज आपको पढ़ने को, सुनने को मिल जाते हैं। तो मैं तो लिटरली कहता हूँ कि अगर आपको कभी मौका मिले ना, तो भले इंग्लिश, गुजराती, हिंदी में, संस्कृत में नहीं तो इन लैंग्वेज में एक बार कालिदास की स्टोरीज पढ़िए। इतना बढ़िया वो लिखते हैं कि ऐसे लगता है कि सच में आप लोग रियली कोई मूवीज देखते हो, और उनसे भी जो है वो बढ़कर उनकी कहानियां होती हैं। तो ऐसे ही थोड़ी कालिदास का नाम है। तो इतनी महान उन्होंने जो है वो कविताएं और कहानियां उन्होंने लिखी हैं। तो ऐसे कालिदास के बारे में, जैसे मैंने बताया कि उनका बर्थ शायद वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ फिक्स पता नहीं है। जनरली हिस्ट्री के बारे में कब पता चलता है? कोई किसी के बारे में कुछ बुक्स में लिख कर रखता है, कोई किसी के बारे में कुछ मेंशन करके रखता है, तो हमें पता चलता है उनके बारे में। कालिदास के बारे में दूसरी कोई किताबों में कभी कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। कालिदास ने इतनी सारी किताबें लिखी, लेकिन उनके बारे में कभी किसी में लिखा हुआ नहीं है। तो इसी वजह से कालिदास का बर्थ भी कब हुआ ये भी कोई क्लियरली पता नहीं था। लोग अंदाजा लगाते हैं कि अप्रोक्सीमेट 365 एडी में उनका बर्थ हुआ था, और उनकी डेथ 445 एडी में हुई थी, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, और कालिदास का जन्म कहाँ पर हुआ था वो भी क्लैरिफाई नहीं है। लोग ज्यादातर ये मानते हैं कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। आज के टाइम में जो उज्जैन है, उज्जैन सिटी, वहां पे हुआ था। क्योंकि कालिदास ने अपनी एक पोयम लिखी थी, वो पोयम का नाम था मेघदूत। मेघदूत, मेघदूत पोयम क्या थी पता है? वो पोयम ऐसी थी, उन्होंने पोयम ऐसी लिखी थी, स्टोरी वाइज एक पोयम लिखी थी, जिसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन था कि एक मेघ, मेघ मतलब बादल, एक बादल जो है वो रास्ता भूल चुके हैं, और कालिदास कवि की तरह उस बादल को अलग अलग रास्ता दिखा रहे हैं, कि जहाँ पर बादल को पूरा भारत घुमा रहे हैं।
एक मेघदूत पोयम में आप इमेजिन करो पूरे भारत के बारे में लिखा हुआ है, बरोबर ना। आप सोचो, आप खाली इस पोयम को इमेजिन करके आप लोग सोच लो कि वो पोयम कितनी ग्रेट होगी, कि जिस पोयम में डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया हुआ है कि भाई मेघदूत मतलब कोई एक बादल, मेघ, वो जो है वो रास्ता भटक गया है और उसे एक दूत मतलब एक गाइड उसे गाइडेंस दे रहा है कि आप इस तरह से जाओ। सोचो कितनी अच्छी वो पोयम लिखी गई होगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ कभी मौका मिले तो पढ़ना। तो उस पोयम में ऐसा डिस्क्रिप्शन था कि इस मेघदूत में कि भाई वो बादल रास्ता भटक गया है ना, तो कवि उसे रास्ता बताता है। तब वो कवि कहता है कि तुम जो है वो मेरी जगह उज्जैन से होते हुए निकलो, वहां से तुम्हें जो है वो इजी पड़ेगा, मतलब वहां से रास्ता छोटा होगा तुम्हें, बरोबर ना। ऐसा कवि ने, ऐसा कालिदास ने क्या कहते हैं बादल को कहा था। तो शायद उससे पता चलता है कि शायद कवि कालिदास वो उज्जैन में पैदा हुए थे, या उनकी मेन सिटी उज्जैन थी, क्योंकि उन्होंने पोयम में ऐसा डिस्क्राइब किया हुआ है इसीलिए। बाकी कुछ फिक्स पता नहीं है कि वो कहाँ पैदा हुए थे। और ये भी सही बात है, जैसे हमने पहले बताया ना राजा विक्रमादित्य का टाइमिंग, तो ये भी सही है कि उज्जैन में उस वक्त राजा विक्रमादित्य ही रहते थे उन टाइमिंग में, बरोबर ना। तो इसलिए माना जाता है कि शायद कालिदास जो है वो उसी टाइमिंग में थे। अब अब जो है वो कालिदास के बारे में कुछ बातें सुने। ये तो समझो भाई नॉलेज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बात हुई। अब उनके कुछ किस्से सुने जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं। तो कहते हैं उज्जैन में उस वक्त राजा विक्रमादित्य का ही राज्य था। वहाँ के जो लोग थे ना, वो सब बहुत खुश थे, सुखी थे। उस राजा से, राजा विक्रमादित्य से सब कोई सुखी थे वहाँ पर। और वहाँ पर राजा विक्रमादित्य वो अपने राज्य में एजुकेशन को, आर्ट को वो बहुत ही क्या कहते हैं बढ़ावा देते थे। लोगों को एजुकेशन के बारे में, आर्ट के बारे में जो है वो समझाते थे। राजा विक्रमादित्य ही वो पहले ऐसे राजा थे कि जिन्होंने अपने नाम का कैलेंडर बनाया था, जिसको नाम उन्होंने दिया था विक्रम संवत। आप लोगों को ये ध्यान होगा ना शायद कि आज के टाइम में पता है हम तो ब्रिटिश कैलेंडर देखते हैं ना, ब्रिटिश कैलेंडर देखते हैं कि जिसमें जो है वो जनवरी फरवरी ये सब जो है वो महीने आते हैं। और उसमें अभी प्रेजेंट ईयर जैसे चल रहा है 2021। लेकिन आज ही आपके घर में कोई भी कैलेंडर हो ना, कोई भी कैलेंडर घर पे पड़ा हुआ ही होगा, तो उसमें जो है वो आप लोग ये देखना कि जो इस हमारे मंथ के साथ साथ शॉर्ट में लिखा हुआ होगा विक्रम संवत, विक्रम संवत जिसमें लिखा हुआ होगा विक्रम संवत 2077 जो अभी चल रहा है, 2077 उसमें लिखा हुआ होगा, बरोबर। इसका मतलब क्या कि ये विक्रम संवत वो राजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ कैलेंडर है। आज हमारा ब्रिटिशर्स का कैलेंडर उसको बनाए हुए 2021 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन राजा विक्रमादित्य के कैलेंडर को बनाए हुए 2077 ईयर्स हो चुके हैं, बरोबर ना। इन ब्रिटिशर्स से भी पहले राजा विक्रमादित्य ने वो कैलेंडर बनाया था, मतलब समझो ये टाइमिंग बनाया था, उन्हें विक्रम संवत कहते हैं, बरोबर ना। तो वही राजा थे कि जिन्होंने पहली बार सोने के सिक्के चलवाए थे अपनी जगह पर, अपने फोटो वाला, अपने जो है वो मुहर वाला सोने का सिक्का उन्होंने चलाया था। तो मतलब इससे पता चलता है कि राजा विक्रमादित्य का जो राज्य था ना वो बहुत ही रिच था, बहुत ही अमीर समझो उनका राज्य था। उसी राज्य में न जाने कितने बड़े बड़े कवि थे, कितने बड़े बड़े साहित्यकार, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक वो राजा विक्रमादित्य के राज्य में रहते थे, बरोबर। खुद राजा विक्रमादित्य भी बहुत ही पढ़े लिखे थे, उनको साहित्य में मतलब लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था, म्यूजिक में उनको बहुत इंटरेस्ट था, बरोबर ना। राजा विक्रमादित्य ने ही खुद जो है वो संस्कृत लैंग्वेज लोगों को सिखाई, लोगों को जो है वो समझाई भी, खुद राजा ने। तो सोचो कितने बड़े वो राजा थे। और शायद इन्हीं राजाओं के बीच में, मतलब उन्हीं के ही राज्य में ये एक कालिदास भी रहते थे। लेकिन कालिदास के बारे में अगर कहा जाए ना, उनकी जैसे स्टोरी हम लोग सुन रहे हैं, तो कालिदास राजा विक्रमादित्य के बहुत बड़े कवि थे। लेकिन लेकिन कवि बनने से पहले कालिदास एक बहुत बड़े मूर्ख थे। अब यहाँ पे समझो स्टोरी शुरू होती है ना। राजा विक्रमादित्य ने है ना अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे, 9 रत्न, नवरत्न जैसे कहते हैं भाई, 9 सबसे स्पेशल पीपल। और उन स्पेशल पीपल में एक कालिदास भी था। सो जो कालिदास इतने स्पेशल थे राजा विक्रमादित्य के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ समय तक कालिदास सबसे बड़े मूर्ख थे। कि भाई कुछ एज तक, यंग एज तक तो समझो कालिदास को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था।
वो इतने बड़े लेखक, इतने बड़े कवि, लेकिन पहले कालिदास को यंग एज तक, यंग एज मतलब समझो कि भाई 18-20 ईयर्स की एज तक तो उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। और इतने मूर्ख थे, इतने मूर्ख थे कि भाई ऐसा कहा जाता था कालिदास के बारे में कि वो जिस डाली पर बैठते थे ना उसी डाली को काटते थे। बरोबर, ये उनकी मूर्खता के बारे में, कालिदास के बारे में ऐसे कहते थे कि वो जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को काटते थे। अब उसी डाली को काटे तो क्या होगा, वो खुद भी तो नीचे जाके गिरेंगे ना। तो सोचो वो इतने बड़े मूर्ख थे। बरोबर, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो इतने बड़े मूर्ख थे, तो फिर भी वो इतने बड़े कवि और इतने बड़े लेखक बन कैसे गए। तो उसके बारे में एक कहानी है। कहा जाता है कि भाई ये उनकी ये कहानी बहुत फेमस है। कहते हैं उस वक्त दूसरे राज्य के एक राजा थे जिनका नाम था शारदानंद। शारदानंद नाम के एक राजा थे। उस राजा की एक बेटी थी जो बहुत ही पढ़ी लिखी, बरोबर ना, बहुत ही गुणवती, बहुत ही विद्वान वो थी, जिनका नाम ही था विद्योतमा। विद्योतमा उनका नाम था, क्योंकि उन्होंने बहुत नॉलेज ली थी, बहुत ज्ञान लिया था, और दिखने में भी बहुत सुंदर थी वो। तो इसकी वजह से उसके रूप, उसके गुण, उसके ज्ञान, उसकी तारीफ हर देश में होती थी कि भाई शारदानंद राजा की बेटी वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणवान है। लेकिन इस विद्योतमा को, राजा की बेटी को, विद्योतमा को अपने रूप का घमंड था। भाई मुझे इतना ज्ञान है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इस चीज का उन्हें घमंड था। और इसकी वजह से उन्होंने अपनी शादी के लिए एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि भाई मैं उसी से ही शादी करूंगी जो इंसान मुझे शास्त्रार्थ में, मतलब कि भाई शास्त्रों में, मुझे नॉलेज में मुझे हरा देगा। भाई जिसकी नॉलेज मुझसे भी ज्यादा होगी, बरोबर ना, जो नॉलेज में मुझे हरा देगा ना, मैं उसी से ही शादी करूंगी। बरोबर, उन्होंने ऐसा कह दिया। तो इसकी वजह से दूर दूर देशों के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, वो सब यहाँ विद्योतमा के सामने आते और उनके साथ कंपटीशन होती, जिसे कहते हैं शास्त्रार्थ। कहते हैं शास्त्रार्थ मतलब कि शास्त्रों का अर्थ, जो पहले शास्त्र लिखे गए थे उनका अर्थ, उनकी नॉलेज। तो इनके लिए अलग अलग क्या कहते हैं कंपटीशन होती, दूर दूर के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो है वो पंडितों के सामने विद्योतमा की कंपटीशन होती। लेकिन विद्योतमा के सामने हर कोई हार जाता। बरोबर ना, हर कोई हार जाता। चलो हारता वो चीज ठीक, लेकिन विद्योतमा को इतना घमंड था कि जो भी उनके सामने हारता ना, तो विद्योतमा उसकी बेइज्जती कर देती, बहुत बुरी तरह से उन्हें जो है वो बोल बोल करती कि भाई तुम्हें तो इतना भी नहीं आता है, या भाई तुम तो वैसे हो। तो जिसकी वजह से देखो, अब किसी को अगर नॉलेज हो और उस नॉलेज का घमंड भी हो ना, तो ये चीज सबसे बुरी कहलाती है। और विद्योतमा को ये बहुत घमंड था। तो जो दूसरे पंडित थे, दूसरे कुछ विद्वान थे, उन्होंने एक बार ठान लिया कि अब कुछ भी करके इसका घमंड तो उतारना पड़ेगा। दूसरे पंडितों ने, दूसरे विद्वानों ने ये ठान लिया कि विद्योतमा का घमंड उतारना पड़ेगा। तो कैसे उतारें? तो सबने प्लानिंग की कि विद्योतमा की शादी है ना एक मूर्ख के साथ करवा देते हैं। विद्योतमा की शादी एक मूर्ख से करवा देंगे तो ही उसका घमंड उतरेगा। जो उसे अपनी नॉलेज का घमंड है ना, उसके सामने कोई मूर्ख आ जाएगा ना, तो ही उसका घमंड उतरेगा। लेकिन शादी हो कैसे? शादी हो कैसे? कि भाई विद्योतमा ने तो ये कहा था कि वो उसी से ही शादी करेगी जो उसे कंपटीशन में हराएगा, जो उसे नॉलेज में हराएगा। तो अब एक मूर्ख इंसान नॉलेज में हराए कैसे? तो ये सब प्लानिंग उन विद्वानों ने, उन पंडितों ने करके रखी कि भाई कैसे उसको हराना है। लेकिन उससे पहली बात तो ये कि इतना बड़ा मूर्ख मिले कहाँ से, कि भाई ऐसा एक मूर्ख पहले ढूंढना तो पड़ेगा ना, जो उस विद्योतमा के सामने जो है वो जाए। और ऐसा मूर्ख ढूंढा गया। किसको ढूंढा ऐसा मूर्ख? उस कालिदास को। बरोबर ना, उस वक्त शायद उनका नाम कालिदास भी नहीं था। बरोबर ना, और कुछ नाम था जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस वक्त तो उनका नाम कुछ भी था, लेकिन वो मूर्ख इसी को ही ढूंढा गया। एक बार ये पंडित विद्वान सब कहीं पे जा रहे थे तो उन्होंने एक पेड़ पे देखा कि एक पेड़ पे एक नौजवान बैठा था, कि जो जो है जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काटे जा रहा था, कि अगर वो डाली कट गई तो वो खुद भी गिर जाएगा, इतना भी उसे ध्यान नहीं था। तो पंडितों ने नक्की किया कि यही सबसे बड़ा मूर्ख है, तो भाई इसी को ही जो है वो उससे शादी करवाएंगे। तो पंडितों ने उस मूर्ख को जो है वो पेड़ से नीचे उतारा और उसे बहला फुसला कर उसको कह दिया, उसे लालच दी कि देखो भाई तुम हमारी बात मानोगे ना तो तुम्हारी शादी राजकुमारी से करवा देंगे। ऐसी लालच दी। अब वो मूर्ख
उस मूर्ख को तो जो है वो अच्छा लगा ना। पंडितों ने उसे कहा कि तुम्हें और कुछ नहीं करना है, खाली गूंगा रहना है, वहां पे कुछ बोलना मत, सिर्फ जो है वो गूंगा रहकर बैठे रहना, तो तुम्हारी शादी जो है वो राजकुमारी से करवा देंगे। तो अब सब, वो मूर्ख तो खुश हो गया कि चलो भाई राजकुमारी से शादी करने को मिलेगी, तो वो तो चुप रहेगा, भले जो है वो गूंगा बन के रहेगा, बरोबर। अब अब क्या, कि अब वो पंडित उस मूर्ख को वहां पे लेके गए राजकुमारी के सामने, एक बड़ा विद्वान बनाकर। क्या बनाकर लेके गए? विद्वान बनाकर लेके गए। पंडित ने विद्योतमा को ये कहा कि भाई ये इंसान वो हमारा भी गुरु है और सबसे विद्वान है। किसको बता रहे थे सबसे विद्वान है? उस मूर्ख को, बरोबर ना। वो तो चुप गूंगा होके बैठा था, वो तो चुपचाप। और सभी पंडितों ने कहा कि ये हमारे गुरु हैं और सबसे बड़े विद्वान हैं, इन्हें सभी शास्त्रों की नॉलेज है। आज ये जो है वो आपके साथ शास्त्रार्थ करने, मतलब कि भाई कंपटीशन करने आए हैं, लेकिन आज इनका मौन व्रत है, तो सिर्फ ये आपके साथ इशारों में ही कंपटीशन करेंगे, बरोबर ना। राजकुमारी विद्योतमा के सामने वो पंडित उसको लेके आया मूर्ख को, और कहा कि ये तुम्हारे साथ कंपटीशन करेगा, लेकिन सिर्फ इशारों में, बाकी कुछ बोलेगा नहीं। तो विद्योतमा इस बात को समझ ही नहीं पाई कि ये कुछ धोखा देने या ऐसा कोई मूर्ख को लेके आए हैं। विद्योतमा को लगा कि हाँ भाई ये तो सच में कोई पंडित होगा, बरोबर। तो उन्होंने शास्त्रार्थ शुरू किए, कंपटीशन शुरू की, कि जहाँ पर विद्योतमा भी इशारों में बात कर रही थी, क्योंकि कंपटीशन तो दोनों साइड सेम होगी। विद्योतमा भी इशारों में बात कर रही थी और वो मूर्ख भी इशारों में बात कर रहा था। लेकिन कैसे? वो था तो मूर्ख ही ना, उसे नॉलेज थोड़ी थी कुछ। तो विद्योतमा ने पहले जो है वो उस लड़के, उस मूर्ख के सामने एक उंगली दिखाई, मैंने एक एक किया, अपनी उंगली से एक बताया उन्होंने, जिसका मतलब ये था कि भाई भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, ऐसा बताया, बरोबर। जहाँ पे वो मूर्ख है ऐसा समझा, मूर्ख तो ये थोड़ी पता था कि वो भगवान के बारे में इशारा कर रही है। मूर्ख को ऐसा लगा कि भाई वो उंगली से जो है वो मेरी आंख फोड़ना चाहती है। मूर्ख को ऐसा लगा कि भाई उंगली से वो मेरी आंख फोड़ देगी। तो उस मूर्ख को गुस्सा आया, उसे कुछ बोलना तो था नहीं, तो उसने उंगली के बदले में जो है वो दो उंगलियां सामने दिखा दी, बरोबर, दो उंगलियां दिखा दी। तो बताओ कि भाई ये जो कैसा। तो वो विद्योतमा कंफ्यूज हो गए कि दो उंगलियां मतलब क्या। अब वो तो कुछ बोल नहीं रहा था, तो आसपास जो पंडित खड़े थे ना, उन पंडितों ने कह दिया कि भाई इसका मतलब हमारे ये गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, गुरुजी मतलब वो मूर्ख, कि भाई हमारे गुरुजी ऐसा कह रहे हैं कि भाई ईश्वर अकेला नहीं, भाई ईश्वर और जीव ये दो हैं, है ना भाई, ईश्वर और मनुष्य ये दो हैं, भाई ईश्वर अकेले नहीं है। चलो ठीक है, इसका जवाब ऐसे दिया। फिर राजकुमारी विद्योतमा ने दूसरा इशारा किया और पांच उंगलियां दिखाई, कि भाई जो है वो दुनिया पांच तत्वों से बनी हुई है, बरोबर ना, पांच तत्वों से बनी हुई है, पांच उंगलियां बताई। तो उस मूर्ख को ऐसा लगा कि भाई ये राजकुमारी मुझे तमाचा मारने के लिए कह रही है, भाई पांच उंगलियां दिखा रही है मतलब तमाचा मारने के लिए कह रही है। तो इसके बदले में उस मूर्ख ने सामने जो है वह घूंसा दिखा दिया, है ना, मुक्का मारते हैं ना जैसे, तो वो मुक्के की निशानी बताई, कैसे मुट्ठी बंद करके और मुक्के की निशानी बताई। तो पंडितों ने विद्योतमा को ऐसे समझा दिया कि भाई ये जो मुट्ठी बंद करके बता रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये पांचों तत्व मिलकर ही हमारी दुनिया बनती है। राजकुमारी विद्योतमा ने पांच उंगलियों से पांच तत्व बनाए, तो उन्होंने मुट्ठी बंद करके बताया कि ये पांचों तत्व मिलकर ही पूरी दुनिया बनती है, बरोबर। तो इस तरह से जो है वो विद्योतमा कुछ भी इशारा करती, तो उस इशारे का कुछ उल्टा ही इशारा वो मूर्ख कर देता, और उसका कुछ उल्टा ही मतलब वो पंडित बता देते। तो आखिरकार आखिरकार विद्योतमा को जो है वो इसके सामने झुकना ही पड़ा, बरोबर ना। वो पंडित जीत गए कि हाँ अब इसकी शादी इस मूर्ख से करवाएंगे, और विद्योतमा की शादी उस मूर्ख से हो गई, क्योंकि विद्योतमा ने यही कहा था ना कि जो मुझे हराएगा मैं उसके साथ ही शादी करूंगी। और आखिरकार विद्योतमा ने उस मूर्ख से शादी की, उसे नहीं पता था कि ये मूर्ख है। लेकिन शादी के बाद एक दिन की बात है कि जब वो मूर्ख अपने कमरे में बैठा हुआ था, तब खिड़की के बाहर वो कोई ऊंट को जाते हुए देख रहा था, बरोबर ना, ऊंट को जाते हुए देख रहा था। और उसे पंडितों ने समझाया था कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, जिंदगी भर मूंगे या गूंगा बैठा रहना। तब लेकिन वो था तो मूर्ख कि एक दिन जो है वो खिड़की पे बैठे हुए नीचे से एक ऊंट को जाते हुए देख रहा था। तब उठ उठ करके वो बोल बोल पड़ा,
है ना, कुछ अचानक बोल पड़ा, और बोल पड़ा मतलब ऊंट का भी उसने सही मीनिंग नहीं बताया, उट्र उट्र करके बोल पड़ा। और जैसे ही वो बोला ना, तो वो राजकुमारी विद्योतमा तो एकदम चौंक गई। फिर उसे रियलाइज हो गया, फिर उसे पता चला कि भाई ये मेरा पति वो कोई बड़ा विद्वान नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा मूर्ख है कि उन पंडितों ने धोखे से मेरी शादी इसके साथ करवा दी। अब सोचो विद्योतमा को कितना दुख पहुंचा होगा कि भाई मेरी शादी एक मूर्ख से करवा दी। विद्योतमा को इतना दुख पहुंचा कि उसने उसी वक्त जो है वो कालिदास को, मतलब उस मूर्ख को, अपने महल से बाहर निकाल दिया। और सबको कह दिया, सबको जो भी वहां के सैनिक थे सबको ये कह दिया कि भाई गलती से भी अब इस इंसान को मेरे महल में आने मत देना। बरोबर ना, विद्योतमा ने गुस्से में उसको धक्के मारकर उस मूर्ख को बाहर निकाल दिया। अब धक्के मारकर बाहर निकालने से उस मूर्ख को बुरा लगा। मूर्ख मतलब कि उस कालिदास को बुरा लगा कि भाई मुझे इस तरह से बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। बरोबर ना, उसे इस चीज का बुरा लगा। और उस वक्त कालिदास ने नक्की कर लिया कि वो विद्योतमा को कुछ करके दिखाएगा। कालिदास जो है वो चले गए थे कठोर तपस्या करने चले गए। और वहां पर कहते हैं कि भाई कुछ टाइम बाद उनको सच में माँ काली का वरदान होने मिला, जो उनको नॉलेज हुई, जो उनको ज्ञान मिला। बरोबर ना, और शायद इसी वजह से ऐसा भी मानते हैं कि भाई ये कालिदास जो है वो माता काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हीं का ही आशीर्वाद उनको मिला था कि वो मूर्ख से ज्ञानी बने। और इसी वजह से उनका नाम भी कालीदास पड़ा, कि काली माता का दास। उनसे पहले उनका क्या नाम था वो तो नहीं पता, उसके बाद उनका नाम कालीदास पड़ा। बरोबर। और धीरे धीरे कालिदास हर चीज उन्होंने सीखी, हर चीज की उन्होंने नॉलेज ले ली। अब कालिदास सच में एक बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े विद्वान बन चुके थे। पहले मूर्ख से अब सच में वो बन चुके। उन्होंने राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य, लिटरेचर, हर चीज के बारे में उन्होंने नॉलेज ले ली। और अब उसके बाद वो विद्योतमा के पास आए, कि जहां पर विद्योतमा के पास पहुंचे तो दरवाजा तो अभी भी बंद था, क्योंकि उन्होंने सैनिकों को कह के रखा था कि भाई दरवाजा खोलना ही मत इस इंसान के लिए। तब कवि कालिदास ने जो है वो वो खुद इतने पढ़े लिखे हो चुके हैं भाई, इतना ज्ञान उनके पास है। तो ये जो है ये समझाने के लिए उन्होंने दरवाजे के बाहर खड़े रहकर ही विद्योतमा को एक बात कही, एक रिक्वेस्ट की, कि जहां पर जो है वो उन्होंने विद्योतमा को ये कहा, अनावृत कपाट द्वार देही। संस्कृत में कहा, अनावृत कपाट द्वार देही। इसका मतलब कि अंदर के दरवाजे खोल दो। अब इसी चीज के दो मीनिंग निकलते हैं, कि एक तो वो महल के दरवाजे भी खोल दो, और दूसरे मन के दरवाजे भी खोल दो, कि अब मैं ज्ञानी हो चुका हूँ। कालिदास ने ऐसा कहा। अब विद्योतमा को समझने में देर नहीं लगी कि इतनी अच्छी बात, एक ही बात के दो मीनिंग वो कोई जो है वो आम इंसान या कोई मूर्ख इंसान नहीं बता सकता है। फिर भी उनकी पत्नी विद्योतमा ने उनसे पूछा कि भाई जो है वो तुम मुझे कुछ बताओ, अपनी ज्ञान का कुछ प्रमाण दो, कुछ सबूत दो। तब कालिदास ने, कहा जाता है कि कालिदास ने उस दरवाजे पर खड़े रहकर ही अपनी जो भी कहानियां है ना, जो आगे चलकर उन्होंने बुक्स लिखी थी, उन बुक्स की पूरी पूरी स्टोरी उन्होंने विद्योतमा को सुनाई, जिसमें कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, ये सब कहानियां उन्होंने विद्योतमा को सुनाई दरवाजे पर खड़े रहकर ही। और तब विद्योतमा ने जो है वो, उनको विश्वास हो गया कि हाँ अब कालिदास सच में जो है वो ज्ञानी हो चुका है। और अब जो है वो कालिदास का वहां पर धूमधाम से स्वागत किया गया। अब कालिदास छोटे मोटे इंसान नहीं, अब वो कोई मूर्ख नहीं, अब वो एक बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके हैं। बरोबर। और कालिदास ने उसके आगे चलकर फिर जो किताबें लिखी, जो कविताएं लिखी, जो उनकी नॉलेज थी, जो नॉलेज उन्होंने अपनी बुक्स में दी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बरोबर ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई जो है वो उसकी कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी जो है वो मज़ेदार बातें उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी है कि शायद सच में कहा जाता है कि ऐसी नॉलेज और किसी को नहीं हो सकती जितनी नॉलेज कालिदास को थी। सोचो, एक मूर्ख इंसान को इतनी बड़ी नॉलेज उन्होंने हासिल की खुद अकेले। बरोबर ना। और कालिदास ने जो प्ले लिखते थे, जो स्टोरीज लिखती थी, वो पढ़कर ऐसा लगता था कि भाई जैसे जो है वो हर कोई इंसान उस स्टोरी में डूब जाए, इतने शानदार वो स्टोरी लिखते थे।
उसके बाद कालिदास ने कहा जाता है कि उन्होंने मेन 7 बुक्स लिखी थी, 7 किताबें लिखी थी मेन, उसके अलावा दूसरी तो बहुत सारी, लेकिन 7 मेन, जिनमें पहले उन्होंने ऋतु संहार लिखा था, ऋतु संहार नाम की बुक लिखी थी, एक काव्य उन्होंने लिखा था, कविता लिखी थी, है ना। और कविता मतलब भी खाली कोई छोटी एक पेज की नहीं, जितने आप लोग अपने चैप्टर में पढ़ते हो। यहाँ कविता का मतलब है कि भाई पूरी की पूरी बुक आ जाए, इतनी बड़ी कविता, है ना, पूरी बुक जितनी जो है वो कविता उन्होंने लिखी थी, बराबर। और जिस कविता, जो पहली ऋतु संहार कविता लिखी थी, जिस कविता में अलग अलग ऋतु का, मतलब अलग अलग सीजन्स का बहुत अच्छी तरह से उसमें डिस्क्रिप्शन किया गया था, अलग अलग सीजन का डिस्क्राइब उसमें किया गया था बहुत ही सुंदर तरीके से, बराबर। कि कहते हैं कि ऋतु संहार जैसा सीजन का डिस्क्रिप्शन, अलग अलग ऋतुओं का डिस्क्रिप्शन आज तक और कोई बुक में नहीं है। फिर दूसरों उन्होंने लिखा था वो था मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्रम, ये उनका प्ले था, एक नाटक, एक स्टोरी उन्होंने लिखी थी, बराबर ना, जिसमें जो है वो विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका, मालविका और अग्निमित्र, इन दोनों की जो है वो प्रेम कथा उस स्टोरी में उन्होंने लिखी थी, मालविकाग्निमित्र में। तीसरी उन्होंने स्टोरी लिखी थी वो थी विक्रमोवर्षियम, विक्रमोवर्षियम, कि जिनमें जो है वो महाराज पुरुरवा, पुरुरवा और उर्वशी, इन दोनों की प्रेम कथा लिखी गई थी। दूसरा लिखा था उन्होंने कुमार संभव, कि जहाँ पर कुमार संभव में जो है वो शिव पार्वती का विवाह, शिव और पार्वती की शादी कैसे हुई उसके बारे में पूरी स्टोरी वो उन्होंने वहां लिखी थी कुमार संभव में, बहुत ही सुंदर तरीके से। उसके बाद फिफ्थ उन्होंने मेघदूत लिखा था, मेघदूत जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया कि जो एक बहुत बड़ी पोयम लिखी थी, जहां पर एक बादल को कवि अपना रास्ता दिखा रहे थे, एक बादल रास्ता भूल गया और वो उसे कवि उसका रास्ता दिखा रहे थे कि देखो तुम यहाँ से तुम जा सकते हो, इतनी सुंदर वो एक मेघदूत पोयम लिखी। उसके बाद लिखा था वो था रघुवंश, रघुवंश नाम की पोयम, बरोबर, कि जहाँ पर रघुवंश वो जो है वो सूर्यवंश के राजा थे, उस राजा के बारे में पूरी पोयम लिखी थी। पता है इतनी शानदार पोयम लिखने के बावजूद भी कवि कालिदास क्या कहते थे पता है, कि भाई मेरे में तो इतनी नॉलेज ही नहीं है कि भाई मैं इतना कुछ अच्छा लिख सकूं। ये एक काइंड पर्सन की जो है वो समझो निशानी होती है। एक काइंड पर्सन होता है ना, उसे घमंड नहीं होता, कितना भी अच्छा काम करने के बावजूद वो हमेशा ऐसे ही बोलता है कि भाई मेरे से तो नहीं भाई, ये तो चलो हो गया सो हो गया। और कालिदास वैसे ही थे, इतनी अच्छी अच्छी ग्रेट पोएम्स लिखने के बाद भी वो हमेशा ऐसे ही कहते थे कि भाई मेरे में इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई मैं जो है वो इतना कुछ अच्छा लिख सकूं, बरोबर। और आखिरी उन्होंने लिखा था वो था अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम उनका आखिरी जो है वो ग्रंथ था, आखिरी स्टोरी थी, और सबसे बेस्ट स्टोरी थी उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम, बरोबर, जहाँ पर जो है वो राजा दुष्यंत और शकुंतला उन दोनों की कहानी थी। और जो ये कहानी आज तक भी हर एक स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम। आज भी अभिज्ञान शाकुंतलम की जो है वो क्या कहते हैं, अलग अलग जगह पर स्टेज पे प्ले होते हैं, नाटक किए जाते हैं आज भी इनके ऊपर। तो इतनी सुंदर ये उन्होंने ये कहानी लिखी थी। और सिर्फ कहानी नहीं, उनको है ना दूसरा हर चीज की नॉलेज थी, कहते हैं ना ऑलराउंडर पर्सन कहते हैं ना। उनको ज्योग्राफी की बहुत अच्छी नॉलेज थी, उनको जो है वो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी, उन्हें सोशियोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज थी, बराबर। कोई ऐसी पॉइंट या कोई उस वक्त का कोई पॉइंट, कोई नॉलेज ऐसी नहीं होगी जो शायद कालिदास के पास ना हो। सभी चीजें उन्होंने जो है वो अपने साथ सीख कर रखी थी। तो सोचो ऐसे ही थोड़ी उन्हें महाकवि कहा जाता है, कि दुनिया का सबसे बड़ा कवि कहा जाता है, वो ऐसे ही थोड़ी कहा जाता। सही बात है ना। तो इतने बड़े कवि, ये महाकवि के बारे में जैसे आज हमने पढ़ा ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कभी मौका मिले तो कालिदास की कुछ किताबें पढ़ना, भले इंग्लिश हिंदी गुजराती जो लैंग्वेज में पढ़ो उसमें पढ़ना, सच में मजा आएगा वो पढ़ने में आपको। तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, वैसे ही हिंदी के दूसरे चैप्टर्स, दूसरी पोएम्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।